स्टूडेंट्स, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और यहाँ मैं अपने क्लास 9 के बच्चों का वेलकम करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा आपको पता है कि हमारा चैप्टर 7 चल रहा है और चैप्टर का नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो इस तरीके से हमने पहले ही दो प्रतिबंध यानी दो कंडीशंस तो हम लोग कर चुके हैं, भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड, और दूसरा प्रतिबंध हमने किया था एंगल एंगल साइड यानी कि कोण कोण और भुजा। तो इस तरीके से दो प्रतिबंध करने के बाद आज हम तीसरा और चौथा बताएंगे। थर्ड होगा हमारा एस 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 और फोर्थ होगा आर एच एस। तो बच्चों चलते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा प्रतिबंध है हमारा एस एस एस, जैसा कि अभी बताया, भुजा भुजा भुजा। क्या है ये? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपके सामने एक त्रिभुज लिया और इसी तरीके से दूसरा त्रिभुज लिया। यदि ये आपकी ए बी सी भुजा त्रिभुज है और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर है, तो त्रिभुज ए बी सी की ए बी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू भुजा के बराबर होना चाहिए। त्रिभुज बी सी की ए बी सी की त्रिभुज भुजा बी सी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर के बराबर होना चाहिए, और त्रिभुज ए बी सी में ए सी भुजा त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर के बराबर हो, यानी अलग अलग बराबर हो। तो वही चीज इसमें बताई गई है। तो इस तरीके से ये हमारा प्रतिबंध होता है एस 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 यानी साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा। तो इस तरीके से हम त्रिभुजों की आज के बारे में सर्वांग समता करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं चौथे प्रतिबंध की तरफ, यानी आर एच एस। और ये होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए, और सभी बच्चों को पता है कि समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर ये आपके सामने मैंने एबीसी समकोण त्रिभुज बनाया है, और इसी तरीके से कोई दूसरा समकोण त्रिभुज बनाए तो यहाँ पर अलग अलग चीजें होनी चाहिए बराबर। हो क्या हो? तो कहा जा रहा है यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा, यदि त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है तो त्रिभुज पी क्यू आर में पी और आपके आर कर्ण है, तो ये बराबर हो पहले त्रिभुज का कर्ण और दूसरे त्रिभुज के कर्ण के। तो कह रहा है समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, यानी इसमें से कोई भी एक भुजा ले सकते हैं, चाहे आधार की हो चाहे वो लघु वाली हो। और कह रहा है दूसरे समकोण त्रिभुज में क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है एक एक करके, कर्ण और उसके संगत भुजा के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये दो प्रतिबंध और सीखे, आरएचएस और एसएस। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक्सरसाइज 7C का लघु 3 का एक प्रश्न रखा है, जो कंडीशन मैंने आपको बताई सर्वांग समता की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे कभी कभी होता है कि कहीं इंग्लिश में लिखा हो तो बच्चों को पता होना चाहिए। त्रिभुज यानी ट्राइंगल तो सभी बच्चों को पता है, सर्वांग समता को इंग्लिश में लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। तो जब किसी त्रिभुज की कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता को प्रूव करना होता है तो हमें ये 4 कंडीशंस चाहिए होती है। उन 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बताना होता है कि किस कंडीशंस को ये फुलफिल कर रहा है। इसी से संबंधित मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। इन्होंने कहा कि त्रिभुज एबीसी की 3 अलग अलग नापें दे दी गई है, त्रिभुज डीईएफ की 3 अलग अलग नापें दे दी गई है। हमने क्या करना है, इसको एक डायग्राम बना लेना है जिससे कि क्लियर हो जाए। डायग्राम बनाने के बाद वो कहता है कि बताइए कि जो दिए गए मेजरमेंट यानी नापे हैं वो त्रिभुज की इस कॉन्ग्रुएंसी को किस प्रतिबंध यानी किस कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। तो आपको दिख क्या रहा है कि जब हम देख रहे हैं कि इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो इससे मतलब ये तो समझ में लग रहा है कि ये एस 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 यानी भुजा 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 वाला एप्लीकेबल हो रहा है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर क्वेश्चन अभी रब कर रही हूँ और यहाँ पर आपके सामने इसका आंसर लिख रही हूँ। तो जब भी कभी आपको प्रूफ करना हो या बताना हो तो दोनों त्रिभुज आप अलग अलग लोगे, लिखोगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में, सॉरी नॉट पीक्यूआर, डीईएफ में। आपने पहले त्रिभुज की एक भुजा AB ली, AB 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम देखें 3 सेंटीमीटर वाला मेजरमेंट यानी नाप कौन सी है, तो
दिखाई दे रहा है DF, तो यानी एक त्रिभुज ABC की भुजा AB दूसरे त्रिभुज DEF की भुजा DF बराबर हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम देखेंगे अब दूसरी भुजा AC 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर दूसरी जो 5 सेंटीमीटर दूसरे त्रिभुज में है वो EF = 5 सेंटीमीटर आ रहा है। और तीसरी भुजा हमारी BC जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज में हमारा जो 6 सेंटीमीटर है वो DE के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से जो गिवन वैल्यूज हैं, जो गिवन मेजरमेंट्स हैं हमारे प्रत्येक त्रिभुज की, प्रत्येक भुजा हमने लिखी और हमने देखा कि तीनों भुजाएं पहले त्रिभुज की बराबर है, उसी के सापेक्ष दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दिए गए त्रिभुज हमारे क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। और फिर आपसे पूछा जाए कि कंडीशन क्या होगी इसकी, तो आपको समझ लग रहा है कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो हमारी एप्लीकेबल हो रही है साइड साइड साइड। तो आप यहाँ पर लिख देंगे प्रतिबंध SSS, चाहे तो आप प्रतिबंध भुजा 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 करके भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके का ये सवाल हो गया भुजा भुजा से संबंधित। अब हम लोग एक सवाल कर लेते हैं RHS से रिलेटेड। देखते बच्चों, दीर्घवृत्तीय में एक प्रश्न ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 3। इसका मैंने एक पार्ट अभी लिखा है, अभी बाकी के 2 पार्ट में मैं बताऊंगी आपको। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ बगल में आपके सामने डायग्राम दिया गया है त्रिभुज ABC, और जिसमें दिया जा रहा है कि ये त्रिभुज जो ABC है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब है। लंब को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और एक चीज आपको और बता दूंगी, जब हमारा जैसे T होता है, इस T को उल्टा कर दिया जाए तो इट मींस दिस इज द बेस। इस पे हमने एक लाइन खींच दी तो उल्टा T जो होता है दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। ये हमारा लंब का चिन्ह होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बार बार लंब 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 ना लिख करके उसे इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये है हमारा AD परपेंडिकुलर BC, यानी कि AD जो भुजा है वो BC पर लंब है। यहाँ इतनी बातें दी गई है, तब वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए या बताइए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ACD किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। सॉरी बच्चों, ये ABD ही है, ABD है। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD किस प्रतिबंध से सर्वांगसम है। तो कोई भी प्रतिबंध हमारा हो सकता है, क्योंकि हमने 4 प्रतिबंध बच्चों पढ़ लिए। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या चीज फुलफिल हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये इस प्रतिबंध से हमारा सर्वांगसम है। तो आइए हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो दिया जाता है वो लिख लेते हैं, यानी गिवन क्या है यहाँ पर? त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपने लिख लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको शायद पता होगा समद्विबाहु की क्वालिटी क्या होती है। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमें इस वाली बात से ये तो क्लियर हो गया कि यदि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है तो इसकी कोई 2 भुजा बराबर होंगी। तो हमने समझ लिया कि त्रिभुज AB भुजा बराबर किसके होगी? त्रिभुज AC के होगी। और दूसरी चीज इन्होंने क्या दे रखी है? AD परपेंडिकुलर BC। अब इसके पीछे भी एक राज छुपा हुआ है कि परपेंडिकुलर क्यों दिया। लेकिन जब कोई सवाल में चीजें दी जाती है तो उसके पीछे लॉजिक होता है, उसी लॉजिक को हमें ढूंढना होता है। यदि वही लॉजिक हमें समझ में आ जाता है तो यही हमारे लिए मैथ्स या ज्योमेट्री क्या हो जाती है? आसान हो जाती है। AD परपेंडिकुलर BC। तो जब लंब दिया है तो लंब का हमको एक क्वालिटी पता है कि उसकी क्वालिटी क्या होती है, वो सदैव आधार से 90 डिग्री का कोण बनाता है। हमेशा ये चीज कंफर्म है 101%, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज नहीं। तो इसीलिए इन्होंने ये कहा। तो अब एक चीज तो हमें ये भी पता चल गई कि इसका मतलब जो ये 2 पार्ट में त्रिभुज बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है AD परपेंडिकुलर BC। तो 2 बातों के पता होने से कितनी
बात पता चली। अब हम लोग हल करेंगे। तो जैसा कि इससे पहले भी सवाल में बताया था कि जब हम कोई सवाल को हल करते हैं तो दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। जैसा कि उस लंब ने एक त्रिभुज एबीसी को दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। पहला त्रिभुज है हमारा एबीडी और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एसीडी। अब इनमें हमने अलग अलग तीन बातें कर दी। पहले एबीडी में देख ले, एबीडी में देखें तो इनकी एबी भुजा किसके बराबर है, बिल्कुल सही एसी के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए तो हमने बराबर कर दिया। अपने मन से हम कोई काम नहीं कर सकते बच्चों। और आपको दिख रहा होगा एडी भुजा एबीडी त्रिभुज में भी काम कर रही है उसी अंदाज से जिस अंदाज से त्रिभुज एडीसी में काम कर रही है, क्योंकि एडी दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। आप यदि ध्यान दें तो एडी इसमें भी उसी उतना ही प्रयोग हो रहा है, यूज हो रहा है उसका, और एडी का यहाँ भी यूज हो रहा है। तो ये कहलाती है, इस तरीके की भुजाएं क्या कहलाती है, कॉमन, जो दोनों डायग्राम या दोनों फिगर के लिए क्या हो जाए, प्रयोग हो जाए। हिंदी में इसे उभयनिष्ठ कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉमन साइड कहेंगे। तो आप चाहें जिससे भी लिखना हो कोई इशू नहीं है। तो दो चीजें तो बराबर हो गई। अब हमने तीसरी बात बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया कि कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी। क्यों, ये भी दिया गया है। तो बच्चे कहेंगे कहाँ दिया, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे अभी बताया था कि एडी परपेंडिकुलर क्या है, डीसी। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही है वो आधार से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर। चूंकि ये कोण 90 डिग्री का है जो कि समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, तो ये प्रतिबंध किस प्रतिबंध से सर्वांगसम होगा, यस, अभी जो चौथा प्रतिबंध आपको हमने बताया था आरएचएस से। तो आप लिखेंगे आर, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, अलग अलग भुजाएं बराबर हो गई। तो पहले तो आप लिखेंगे त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम, यानी कॉन्वेक्सिव हो गई त्रिभुज एसीडी में। और यहाँ पर अब आपको प्रतिबंध भी बताना है कि किस प्रतिबंध से आपने इसको सर्वांगसम कर दिया। तो आपने लिख लिया आरएचएस, यानी कि राइट एंगल आपका कर्ण हो जाएगा और आपकी साइड हो जाएगी। तो बच्चों ये एक सवाल हो गया आरएचएस से रिलेटेड, जैसा कि आपको प्रतिबंध बताया गया है। अभी इसी में 3 पार्ट्स है सवाल के, दूसरा पार्ट भी मैं आपको बताती हूँ। इसी का सेकंड पार्ट है बीसी में बिंदु डी की स्थिति क्या है। अब देखिए बीसी हमें पहले देखना है कि बीसी कहाँ है। ये आपकी भुजा बीसी है और ये डी है। देखने से तो लग ही रहा है कि मध्य बिंदु में, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी कभी कोई चीज दिखती है और होती नहीं है। बट यहाँ पर हमें रीजन यानी पूरे कारण के साथ बताना होगा। तो देखिए जब हम त्रिभुज को सर्वांगसम कर चुके हैं, सर्वांगसम, यदि इसको हम संधि विच्छेद करें, अलग अलग करें, तो सर्व मतलब है सभी, सर्वांग अंग मतलब है उस आकृति के अंग। जब सभी अंग अलग अलग बराबर हो गए तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो बीडी भुजा होगी वो डीसी के बराबर होगी। बराबर से मतलब ये 3 सेंटीमीटर होगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो डी पॉइंट होगा वो बीसी के किस में होगा, मिडिल यानी कि मध्य में होगा। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से पता कर लिया कि बीसी में बिंदु डी की स्थिति क्या है। आप लिखेंगे चूंकि, ऐसे नहीं बोल देंगे कि ये मध्य बिंदु में, आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांगसम है त्रिभुज एसीडी के, तो इस प्रकार या सो दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन होता है इस प्रकार का। इस प्रकार बीसी में बिंदु डी की स्थिति मध्य में है। या आप ये भी लिख सकते थे कि डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो बस इसका आंसर आपका बेटा इतना होगा। देखिए थर्ड इसका पार्ट है कि रेखाखंड एडी कोण बीएसी, जो शीर्ष पे बना हुआ कोण बीएसी है, किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एडी इस पूरे कोण को किस पार्ट में विभाजित करता है।
आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपने सोच लिया। आप कहोगे आधा आधा या इक्वली बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1:1, यानी क्योंकि बराबर बराबर है ना, तो 1:1 का रेशो है। अब ये क्यों बराबर हो गया? क्योंकि वही सेम रीजन आप लिखोगे कि चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक। तो जब सर्वांगसम का मतलब होता है कि सारी चीजें उसकी बराबर हो गई, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल्स हो, तो जब हर चीज बराबर हो गई तो कहने का मतलब है जो कोण यहाँ पर शीर्ष A पर जो कोण दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो जो BAD की जो मेजरमेंट होगी वही आपकी CAD के इक्वल आ जाएगी। तो इसलिए इसका जो अनुपात हो जाएगा एंगल BAD इज टू एंगल CAD इज इक्वल टू 1:1, क्योंकि कोई अलग से स्पेशली नाम है नहीं, समान अनुपात में आ जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 1:1 में कह देंगे। आप ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये भी कह सकते हो कि रेखाखंड AD कोण BAC को 1:1 में विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश करी है, समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों, अगले वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।